और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सैयद जवाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। आलोक वत्स जी, सीधा सवाल मैं आपसे लूंगा कि 5 ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जिससे बीजेपी ने जीत दर्ज की है? देखिए इना साहब, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है अरविंद केजरीवाल का बड़बोलापन। जब से ये गुजरात में जीते और कुछ आंकड़ों से ये नेशनल पार्टी में गिने जाने लगे, उसके बाद ये तय ही नहीं कर पाए कि ये रीजनल पार्टी है या नेशनल पार्टी। देश के विभिन्न राज्यों में इन्होंने जहां कहीं भी चुनाव हुआ जाकर अपने कैंडिडेट उतार दिए पूरे और सब जगह इनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि न कहीं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, न कहीं इनके पास वर्कर है, न नेता हैं। दिल्ली को इन्होंने उस तरीके से इग्नोर करके चलते रहे। दूसरी चीज कि बार बार लोगों के सामने ये कहना कि मुझे एलजी, मुझे सेंटर काम ही नहीं करने दे रही है, मैं कुछ भी करना चाहता हूं तो नहीं करने दे रही है। आपने यात्रा भी बस में फ्री की, आपने बिजली फ्री की, आपने पानी फ्री की, आपने स्कूलों में बहुत कुछ फ्री कर दिया। तो उसके लिए आपने इतना बड़ा शीश महल बना लिया, उसके लिए आपको एलजी ने नहीं रोका, लेकिन और कामों के लिए रोक दिया। शीला दीक्षित भी 15 साल थी सेंटर में, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कभी शीला दीक्षित को ये कहते नहीं सुना कि मैं कोई काम दिल्ली में नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे एलजी नहीं करने दे रहे हैं। ये अपने को दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर के जैसा पोर्ट्रे कर रहे थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं हो सकता है। दिल्ली में, दिल्ली सेंटर के अधीन आता है, वहां एलजी के भी पास भी पावर्स हैं मॉनिटरिंग की। ये अपने को दूसरे राज्य के चीफ मिनिस्टर जो फुल फ्लेजेड होते हैं, अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, जबकि विधानसभा यहाँ बन चुका है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। ये इनको समझना चाहिए था। और तीसरी चीज, इन्होंने जनता से कहा कि एमसीडी दे दो, एमसीडी दे दो, मैं दिल्ली को चमका दूंगा। जनता ने भरोसा करके एमसीडी दे दिया। एक भी लैंडफिल साइट जो इन्होंने कहा था जमीन दोस्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पार्क बना दूंगा, कुछ नहीं हुआ। चौथा, यमुना के बारे में जो इन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे, वो भी इनका टाइट फिस हो गया, जिसके कारण इनको माफी मांगना पड़ा जनता से कि मैं नहीं कर सका हूं। और पांचवा, दिल्ली की जनता को जब मोदी जी ने अपील की कि एक बार हमें भी सेवा का मौका दीजिए, मैं भी जो बातें कर रहा हूं उसकी गारंटी देता हूं, मोदी की गारंटी। लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा हो गया। सिन्हा साहब, आशीष जी, लेकिन आपने आलोक वत्स जी एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र नहीं किया, आपने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस चुनावी मैदान में एक साथ अगर उतरती। अरे अभी आशीष जी तो मैं बोल ही रहा हूं, आप तो बीच में ही मुझे टोक दिए। नहीं, आपने 5 पॉइंट बोल दिया, इसीलिए मैंने बीच में टोका। अब आप मुझे थोड़ा वक्त दें। नहीं, मैं आपको वक्त दे रहा हूं आलोक वत्स जी, आप बोलिए। उसके बाद जो कांग्रेस ने का जो था, अगर घर फूटे तो कोई दूसरा लूटे। कांग्रेस यहां चुनाव लड़ रही थी केजरीवाल को हराने के लिए, और नहीं तो शीला दीक्षित के समय के अपने अच्छे कामों को गिनाने में। वो क्या करेंगे ये वो जनता को नहीं बता रहे थे। शीला दीक्षित ने ये किया, शीला दीक्षित के समय ऐसा था। अरे आप तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ, तुम क्या करने वाले हो। तो जनता को विश्वास ही नहीं हुआ इन पे। ये जीरो पर पहले भी आउट थे, जीरो पर फिर आउट हो गए। 2% वोट जरूर बढ़ गया। इनका सेटिस्फैक्शन यही है कि हमने केजरीवाल को हरा दिया। अच्छा, उसकी पार्टी को हरा दिया। 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं लड़ता तो आम आदमी पार्टी की जीत हो जाती। एक छोटा एग्जांपल दूंगा बस।
लेकिन उन 67 मनीष सीटों का भी सिसोदिया जिक्र 1000 कर से हारे। दीजिएगा आलोक वत्स जी, जहां पर कांग्रेस के जी, पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब मेरी बात सुनिए। हम्म। ये मनीष सिसोदिया 1000 वोट से हारे हैं। हम्म। वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को 6000 कुछ वोट मिला है। हम्म। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होता तो मनीष सिसोदिया जीत जाते, हम्म। क्योंकि वो वोट बीजेपी को नहीं जाता। हम्म। तो ये सारी चीजें कुल मिला जुला के हम्म। ये तय कर दिया कि अब केजरीवाल जी की पर विश्वास नहीं रहा जनता का। प्रदीप सिंह जी से भी ले और लेते जो हैं। प्रदीप सिंह जी, जरा आप बताइएगा कि क्या वो फैक्टर रहे हैं जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल हार गए। देखिए, फैक्टर बहुत सारे रहे। आदरणीय वत्स जी ने मेजर मेजर गिना दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस लेकर के आपको इसका जिक्र करना चाहूंगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कि मुझे याद है जब ये पहली बार सत्ता में आए थे, तो अभी वत्स जी ने बड़ा एम्फसाइज किया कि दिल्ली पूर्ण राज्य का स्टेटस नहीं रखता है। तो ये इनका स्टेटमेंट अगर आप जाएंगे इतिहास में वापस, तो देखने पता लगेगा कि ये कह रहे हैं कि आप हमें दिल्ली पुलिस दे दीजिए, नहीं चलाते तो वापस कर लीजिए। अरे ये राजनीति है, और राजनीति संविधान से बंध के चलती है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, 10वीं 12वीं के लड़कों का खेल नहीं है दिल्ली के, कि जो मर जाए वो उधर मान लिया, माफी मांग ली, इधर कर लिया, उधर कर लिया, सब चल गया। नहीं, जनता ऐसे नहीं देखती है। तो इन्होंने जो जो अपना ये मानसिक स्तर बना के रखा था, ये मानसिक स्तर तो नहीं कहेंगे, ये बहुत ही सटे हुए, बहुत ही शूट पॉलिटिशियन है। आज जनता ने उनको उनका हक बता दिया, लेकिन गंभीरता होनी चाहिए राजनीतिक चर्चाओं में। और जब आप राजनीतिक जीवन में आते हैं तो आपका कैरेक्टर जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, और एक एक चीज उसमें देखी नोट की जाती है। आप पीछे क्या करके आए वो एक बार के लिए तो लोग भूल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन में अगर आप जनता का प्रतिनिधित्व पा लेते हैं और उसके बाद जो आप नहीं करके चलते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसको कोई नहीं भूलता आप पब्लिक लाइफ में क्या करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं या जैसे ही आप चुने जाते हैं तो आप पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाते हैं। जनता ने अपना पूरा भरोसा, अपने भाग्य का भरोसा जो है आपके हाथ में दे दिया होता है, और इन्होंने जो है उसका ठीक उल्टा किया। अरे किसी को लड़ाई झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, तो कोई एक बार मार के छोड़ देता है, चलो गुस्सा खत्म हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको एकदम भिंगा भिंगा करके और बुरी तरह से परेशान करके और मतलब उसका एकदम जीना बेहाल कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के मतदाताओं और दिल्ली की जनता का ऐसा ही किया। आप पे उन्होंने भरोसा किया और आपने उनके अस्तित्व, उनके सम्मान नहीं, लेकिन प्रदीप जी, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि अरविंद केजरीवाल ने कई लाभकारी योजनाएं दिल्ली की जनता को दी, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, मुफ्त सेवा हो, महिलाओं की बसों में। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। सर, मैं आपके घर पे आऊं और एक बड़ा सा फूल का गुलदस्ता लेके आऊं, और मेरा कोई मतलब हो और मैं गुलदस्ता दूं, उसके बाद चला जाऊं और मेरा काम हो जाए, अगर जिसके लिए मैंने आपको गुलदस्ता दिया, फिर उसके बाद आऊं, मेरा कोई काम ना हो और खाली हाथ आऊं, तो क्या आपके समझ में नहीं आएगा कि आपने काम के बदले ये गुलदस्ता दिया था? अर्थात स्वार्थ होता है तो आदमी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस तरह तरह की गुडीज और ये देता है। हालांकि समाज भी इसी से बंधा होता है। ये मैं मतलब इनकी अरविंद केजरीवाल वाली स्टाइल में नहीं। रिश्तेदार आते हैं, छोटे बच्चे खुश होते हैं तो उनके लिए मिठाई लेके जाना एक शुभ परंपरा है। खाली हाथ शैतान का मुंह लेकिन होता है। आपने ये भी तो देखा होगा ना प्रदीप जी, अरविंद केजरीवाल के बिजली और पानी जो मुफ्त उन्होंने दिया, उसने पूरी राजनीति के दशा और दिशा को ही मोड़ दिया। अब जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं, ये अमूनन जो पार्टियां हैं वहां की, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही हो, ये एक मुद्दा रहता है। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। सर, उत्तर भारत में ये पहली बार ये लेकर के आए। दक्षिण भारत में क्या होता था, मैं उस समय गया नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो है आगे आगे बड़बोला बनने में, आगे आगे करके दिखाने में दूसरे राज्यों के एक्सचेकर पे कितना प्रेशर पड़ता है। हालांकि स्टेट का काम होता है जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना, और इसी तरह से समाज चलता भी है। लेकिन ये इन्होंने जिस परंपरा की शुरुआत की, बाकी राजनीतिक दलों को कमोवेश उसी पिच पे आना पड़ा। तो ये तो आज हार के चले गए, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो समाज का इन्होंने बहुत नुकसान किया। वो टैक्स का पैसा आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, और हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या मिलता है, कैसे मिलता है, हम शायद उसकी परवाह ना करते हो। लेकिन एक तबका ऐसा है जो कि इसके लिए हमेशा परेशान रहता है। आप थोड़ा सा नहीं देखिए, संविधान में सभी बराबर हैं, लेकिन ये फ्री वाली जो राजनीति इन्होंने स्टार्ट की,
उसको मैनेज करने के लिए जनता को बड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। मैं बताऊं, यूनान की सभ्यता में एक नियम था कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उस पे कानून ज्यादा चलता था, कोई कम पढ़ा लिखा है और गरीब है तो उस पर नहीं, कानून के थोड़े कम पढ़ते थे, क्योंकि माना जाता था कि वो मेंटली उतना समझदार नहीं है। हालांकि वो समाज को बांटने की बात होती है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में हम सभी नागरिकों को बराबर रहते हैं, किसी का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि हमारे देश में नंबर 2 सिटीजन है कि नंबर 1 सिटीजन है या नंबर 3 सिटीजन है। ऐसा डिग्रेडेशन अब नहीं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार की बात की कि कोई भी मध्यम वर्गीय अगर टैक्स पे कर रहा है तो क्या मध्यम वर्गीय 200 यूनिट फ्री लेकर के उसके भाग्य बदल जा रहा है? बताइए, 200 यूनिट पार होते ही पूरा फिर से सारी यूनिट का पैसा लग रहा है, तो वो व्यक्ति जो असल में कर पे कर रहा है सरकार को, उसको क्या लाभ मिला? दिल्ली की बात कर लेते हैं, हम केवल दिल्ली की बात कर लेते हैं। और देखिए, अंगगणितीय खेल होता है राजनीति में, वोटों की गिनती होती है। हमारे एक कैंडिडेट 344 वोटों से जीते। अब आप बताइए ये क्या दर्शाता है कि जनता इतनी परेशान, इतनी पागल हो गई है इनके अत्याचार से कि इतने कम मार्जिन से भी हार रहे हैं। अब देखिए, जो संगम विहार सीट की आप बात कर रहे हैं, 344 वोटों से चंदन चौधरी जी जीते हैं। आप बताइए, आप में जीत तो जीत होती है, जीत का कोई अल्टरनेट या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, केवल जीत होती है या हार होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बताइए कि जनता का जनादेश किस प्रकार से आया? जो हारी हुई पार्टियां होती है वो वोट शेयर, वोट परसेंटेज की बात करती है अपने आप को तुष्ट सुखाए होने के लिए। तो इनके पास अब वो बफर नहीं बचा है। 22 विधायक हैं इनके, और 2200 में से कितने सुभग हैं, मतलब कितने कंप्लीट है और कितने जेल जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये तो पहले से ही आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। सैयद जवाद जी के पास भी जाना चाहूंगा। सैयद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। सैयद जी, आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी सैयद जी। सैयद जी, अभी कुछ मुझे लगता है कि टेक्निकल इशू है, उसको दूर करते हैं। आलोक वत्स जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। आलोक वत्स जी, ये क्लेम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर एक साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही चुनाव लड़ते तो जो 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा मिला है प्रतिशत कांग्रेस को, अगर वो आपके खाते में चला जाता, और तकरीबन 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं, यानी कम मार्जिन से हारे हैं, तो वो सीटें गठबंधन के पास आ सकती थी। देखिए, अगर अभी के आंकड़े लेंगे आप तो उसमें तो 14 ऐसी सीटें हैं जो अगर आप इन दोनों के वोट को जोड़ दें, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, तो वो बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके की हवा बह रही थी और जिस तरीके का लोगों के अंदर एक बदलाव की लहर थी, उसमें मैं नहीं लगता कुछ स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन ये सरकार नहीं बना सकते किसी भी कीमत पर। फाइट क्लोज होती है। वो लोगों ने ठान लिया था कि इस बार यहाँ पर चेंज करना है। और जिस तरीके से बार बार केजरीवाल जी यहाँ की मतदाताओं को झूठ पर झूठ परोसे जा रहे थे, और जिस तरीके से इनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स लागू हुए और जेल जाना पड़ा, आज भी विचाराधीन कैदी हैं। अभी इनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम होगा कि पहले तो इन केसेस को झेलना, और दूसरा अपने इस पूरे फ्लॉक को, 22 आदमी को अपने साथ लेकर चलना। ये एक मुश्किल काम होगा। प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगा। प्रदीप जी, बीजेपी चुनाव तो जीत गई, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कई सारे नाम हैं। नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जी जीते हैं। मोती नगर से पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना जी जीते हैं। दिल्ली कैंट से 3 बार के पूर्व विधायक करण सिंह तंवर के बेटे जो है, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये 2 बड़े नाम प्रवेश वर्मा और हरीश खुराना। इसके अलावा
और भी कई सारे नाम, ओपी शर्मा जी का नाम चल रहा है, विजेंद्र गुप्ता का नाम चल रहा है। चेहरा कौन हो सकता है, क्या लगता है आपको? सर देखिए, हमारी पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर होता है। इसके पहले आप कितना भी पूछ लें, कितना भी पूछने का प्रयास कर लें, कितनी भी जुगत लगा लें, ये निकलता नहीं है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और सदन के सभी जो विधायक हैं वो अपने सदन का नेता चुनेंगे, तो चर्चा हो। आज मोदी जी अपने अभिभाषण के तुरंत बाद एक बैठक में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जनता को बहुत समय तक लटका के नहीं रखती है। हमारे यहाँ परंपरा बड़ी साफ सुथरी है। न परिवारवाद, न क्षेत्रवाद, जो उपयुक्त होगा उसको अवसर मिलता है। तो एक और आप दिलचस्प एक बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 पॉइंट्स में बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की। दिल्ली वालों को उन्होंने नमन किया, केजरीवाल पर तंज किया, अन्ना हजारे को लेकर उन्होंने सहानुभूति भी जारी की, कांग्रेस पर भी कई बार निशाना उन्होंने साधा। लेकिन एक बात उन्होंने कही, उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर शपथ ली। उन्होंने कहा कि दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना की इस पीड़ा को देखकर आहत हो रहे हैं। मैंने संकल्प किया है कि यमुना जी को हर दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। समय कितना ही क्यों ना लगे, शक्ति कितनी ही क्यों ना लगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि यमुना की सफाई का भी एक जो मुद्दा था, वो मुद्दा बेहद अहम था दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। जो निश्चित तौर पे, और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब वो किसी काम को स्वयं मॉनिटर करते हैं, जब किसी का स्वयं का कमिटमेंट देते हैं, तो वो काम हो के रहा है। इतिहास में कोई ऐसी नजीर मुझे नहीं मिलती जिसको मोदी जी ने बोला और वो पूरा ना हुआ हो। तो आप ये मान के चलिए, देखिए, जमुना जी अपनी पूरी यात्रा का 30% हिस्सा दिल्ली से होके गुजरती हैं और 30% से भी कम हिस्सा उस होके जाती हैं। लेकिन दिल्ली से मिलने वाले प्रदूषण को जो है, वो 70% से ज्यादा जमुना जी में जो प्रदूषण होता है वो दिल्ली से होकर के जाता है। एकदम वेरिएशन अपोजिट होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं रहा है कि पीछे जो है केंद्र ने इससे संबंधित मदद नहीं भेजी हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो मैनेजमेंट रहा है, उसको लेके एससीपीआई प्लांट जो है, वहां पे मैं गंगा समग्र के लिए भी कार्य करता हूँ। तो माने नदियों, हमारा एक प्रकल्प है जिसमें हम नदियों के आसपास की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, वहां से संबंधित रोजगारों के लिए काम करते हैं। तो इसमें ये जो जमुना जी की जो व्यवस्था है, इसमें केवल और केवल लापरवाही का पुट है। देखिए, अभी की व्यथा क्या है कि जब बारिश आती है, पानी बढ़ता है, तो जमुना जी अपने आप ही साफ हो जाती है। हाँ। टोटल जो है 4 महीने तक की बात होती है, उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। यानी बीते 8-9 महीने वो ऐसे रहते हैं जैसे जमुना जी एकदम काली दिखाई देती है। और दिल्ली जो कि एक राजधानी है, विश्व पटल पे पहला शहर है आर्थिक राजधानी के बाद, और कोई यहाँ आता है और जमुना जी को देखता है तो सोचता है कि क्या होगा। मैं तो 22 वर्षों से ज्यादा के समय से मैं यहाँ का निवासी हूँ। पहली बार मैंने मत यही दिल्ली में दिया था, और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। गंगा जी की हमारी वहां पे आप देखिए कि इस समय कितनी ज्यादा जो है वहां की लोकल व्यवस्था में तीर्थ करने वाले लोगों की वजह से जो है बढ़ोतरी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि नदी घाटी सभ्यता के आगे ही समाज का विकास हुआ है। और जमुना जी की ये दशा जो है, इतनी करुण दशा, जिससे कहा जाए कि किसी के फेफड़े को तार से बांध दिया गया हो, वो सांस ही न ले पाता हो, ऐसी दशा कर दी गई। अब उसके लिए क्या है भाई, जो नेतृत्व करता होता है, जो राज्य का, दिल्ली का जो भी स्टेटस था, उस पर क्या उनको कभी फंड नहीं मिला? 31 सालों में पहली बार दिल्ली जो है फंड के सारे प्रश्न खड़े कर सकते हैं। कई सारे लेकिन सवाल निश्चित हैं। तौर पर जी, आप बोलिए प्रदीप जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मैं, जहां तक हमारी पार्टी की परंपरा की बात है, अब मोदी जी दिल्ली में ही रहते हैं और वो डे टू डे बेसिस पे चीजों को मॉनिटर करते हैं जब वो किसी चीज को ठानते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जमुना जी की सफाई को अब होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। प्रभु साथ है, प्रकृति साथ है, जनता साथ है, जमुना जी साफ होके ही रहे। जमुना मैया को अब कोई पॉल्यूशन यमुना भी साफ होके परेशान नहीं। रहेंगी। आलोक वत्स जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, प्रदीप भाई अभी बोल रहे थे यमुना के बारे में। यमुना में जितना वेस्ट गिरता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स का और सीवर का, और जगह से जो गंदगी उसमें प्रवेश करती है, उसको पूरी तरीके से साफ करना, ये एक बहुत हिमालयन टास्क है।
ऐसा नहीं है कि कोई आदमी उसमें पैसे खर्च कर दे और यमुना साफ हो जाएगी। ये सारी जगहों से जो ये वेस्ट वहां पर आ रहा है उनको पहले रोकने की कवायद होगी। और जितनी भी चीजें बीजेपी ने प्रॉमिस की है, पहला तो उन्होंने कहा है कि जो चीज केजरीवाल दे रहे थे वो कंटिन्यू करेगी। उसके एडिशनल उन्होंने बहुत सी चीजें प्रॉमिस की हैं और ये इनको डिलीवर करना होगा विद इन अ ईयर, 6 मंथ। और दूसरा चीज, अब जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा, आशीष जी, सबसे पहले तो बिहारी है। इसी तर्ज पर इन चीजों की मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। उन्हें भी 500 रुपए में सिलेंडर चाहिए होगा जहां चुनाव होने की संभावना होगी। एक फ्री बीज कल्चर की शुरुआत हो चुकी है। जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्री बीज में एक बारीक सी लाइन होती है, या यूं कह ले कि एक दीवार होती है, पतली होती है, लेकिन अब फ्री बीज की तरफ, जन कल्याणकारी योजनाओं को का दायरा फ्री बीज में आ गया। आप इसको कोई भी नाम दीजिए, मेरी नजर में ये नोट फॉर वोट है। प्रदीप जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। साफ साफ कह रहे हैं ये नोट फॉर वोट है। इस सरकारें चुनी जाती हैं जिन कारणों के लिए उस पर कोई डिबेट नहीं है, उस पर कोई मेंशन नहीं है और उस पर जनता का भी कोई ध्यान नहीं है। कौन कितना दे रहा है और कितनी रियायत कर रहा है, ये अब मेन फोकस हो गया है। प्रदीप जी, ऐसा है क्या, मेन फोकस अब शिफ्ट हो गया है क्या? फिर मैं मिल्कीपुर पर आऊंगा। जी जी, इस चुनाव के रिजल्ट आज आए हैं तो मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि वो सारी बातें, वो सारे हर रोज घोषणाएं जो अरविंद केजरीवाल जी करते आए थे और जनता ने उनको उसका सिला दे दिया। अब अगर आप आते हैं कि हमने बोला था कि हम इस योजना को जारी रखेंगे, ठीक है, हमने ये भी वादा किया था कि हम इसको जारी रखेंगे, तो मैं आपका एक और एग्जांपल से यहाँ पे उसको स्थापित करना चाहूंगा कि पंजाब में तो डायरेक्ट ट्रांसफर की वजह से पैसा जाता था किसानों को, हर 3-6 महीने पे 2-2 हजार रुपए जो जाते थे, उसपे अचानक से 15 लाख किसान पंजाब से गायब हो गए, क्योंकि उनका जब आधार मैच कराया गया तो वो एलिजिबिलिटी उस क्राइटेरिया में आते नहीं थे, यानी लीकेज था सिस्टम। जो योजनाएं जिसको पहुंचनी चाहिए उसको ना पहुंच करके मिस राउटेड हो जाती थी, जो उसके लिए आर्ता नहीं रखते उनको भी मिल जाती थी। तो ये फ्री की योजनाएं, अगर आप इसको कहें कि वेलफेयर स्टेट चलाता है, गरीबों के लिए चलाता है, हमारे यहाँ आरक्षण भी तो उसी हिसाब से चलता है कि ठीक है उनको विकास करने के लिए, तो वो तो फ्री की योजना नहीं है ना, वो तो एक संवैधानिक अधिकार है उसके पात्र लोगों के लिए। उसी प्रकार से जीवन का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार भी संविधान देता है कि ठीक है, लेकिन अब उसमें जो है कोई व्यक्ति अगर इतना सक्षम है जो 10-12 लाख रुपया साल का कमा रहा है, हालांकि उसमें भी उसको टैक्स की छूट मिल गई है, तो वो भी वो 5 किलो अगर अनाज लेता है तो वो तो लीकेज ही कहा जाएगा ना सिस्टम का, यानी ठीक सही व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। तो यदि आप उसके एलिजिबल हैं तो उसको छोड़ के ऊपर आइए, जो दूसरा व्यक्ति पीछे है उसको वो मिल जाए। तो नहीं, अब वत्स भाई, आदरणीय वत्स जी जो है वो स्वतंत्र है, उनका कटाक्ष अच्छा है, वो समाज के हित में, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन देखिए क्या है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है या हमारी व्यवस्था इतनी बड़ी है कि उसका सृजन नहीं किया जा सकता कि भाई कौन ये जो सिविल सोसाइटी वाले थे, तो इनके तो बारे में जैसे जैसे फर्रे खुलते गए, इनकी तो हालत तो अभी खराब है, ये तो भ्रष्ट नेताओं से भी भ्रष्ट निकले। तो सिविल सोसाइटी जो रह करके आती थी, उनकी फंडिंग कहाँ से आती थी, तो भारत देश ने देख लिया। तो जनता जो है अपना जो मन की बात होती है, जो अपना जो है वो इन्हें मतों से प्रदर्शित करती है। जब जनता अपने भाग्य का फैसला मंत्रों से अपने मतों से दे देती है, तो उसके बाद अच्छे नेता होने चाहिए जिनको व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो। व्यक्तिगत स्वार्थ से मेरा तात्पर्य है कि आप एक पावर जी प्रदीप जी आप थोड़ा मिल्कीपुर पर भी चर्चा कर लेते हैं। मिल्कीपुर पर चर्चा इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी थे चंद्रभानु पासवान, उन्होंने सपा के अजीत प्रसाद को 61,336 वोटों से हरा दिया, एक बहुत बड़ी मार्जिन से यहां पर हराया। चूंकि अयोध्या जो सीट थी लोकसभा में जब बीजेपी ने हारी, तो मुझे ध्यान में है कि अवधेश प्रसाद जी को हमेशा साथ में लेकर अखिलेश यादव जी चला करते थे और ये बताते थे कि जिस राम मंदिर के मुद्दे के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ती है, जब राम मंदिर बन गया तो वहां के सांसद बीजेपी के ना होके बल्कि सपा के बने हैं और जनता ने बीजेपी को नकार दिया। नाक का सवाल था, सीएम योगी ने पूरी तरह से अपनी ताकत। जी
अखिलेश जी तो साथ लेकर के चलते हैं, सदन में राहुल जी उनको अपने कंधे पे भी बैठाते हैं। आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन इस लैंग्वेज में जिस प्रकार से उनको हर बार उठा देते हैं, वो यही कहा जाता है कि वो अपने कंधे पे बैठा के चल रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी या जिस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी महिमा बनाई थी कि संविधान बदल जाएगा, जितने ज्यादा भ्रम फैलाए थे, लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें चीजें और क्लियर होती जा रही हैं। तो जनता ने अपनी भूल को सुधार लिया। भाई, प्रत्याशी है, जनता ने रिग्रेट किया। आज वही जनता के विजुअल्स मैंने देखे, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आकर के खुश धूम मचा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप बहुत ज्यादा समय तक जनता को, भारत की भूमि की जनता को आप भ्रमित करके नहीं रख सकते। उसका टेन्योर होता है, वही जैसे कहीं नहीं, काठ की लकड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो एक बार चढ़ गई उसके बाद तेली में छेद हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जी की 2 बार चढ़ गई, राहुल जी तो पता नहीं शायद 90वां इस बार उनका हारा हुआ 90वां चुनाव है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी सेंचुरी लगे, इसी तरह से प्रसन्न रहे, खुश रहे। लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने अपना जनादेश दे दिया और उस जनादेश में बहुत सारी बातें समाहित। आलोक वत्स जी, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि मौजूदा दौर में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही मजबूत शख्सियत, एक बहुत मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में उभर कर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात चलती है तो पहला नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का ही आता है। सही है, और ये उनके किए गए कारनामों की बदौलत है, उनके किए गए कार्यों की बदौलत है, उनकी कर्मठता की बदौलत है, उनकी निरंतर गति की बदौलत है, और उनके हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व का भी उसमें एक अहम हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। यही यूपी जहां पर बड़े बड़े माफियाओं का साम्राज्य फैला हुआ था, कोई चू नहीं बोल सकता था, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, कहीं उनके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें तो सुशासन इसी को कहते हैं ना। ये जो सत्ता में लोग किसी को चुनते हैं इसी सब सुख के लिए ना, लेकिन यहाँ तो दूसरा ही मोडस ऑपरेंडी पैदा करवा दिया और ये नियति बना दी सारे पार्टियों के लिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो रेवड़ी का कल्चर शुरू हुआ, पहले साउथ में इसको सुनते थे हम लोग कि वहां पर जयललिता और करुणानिधि, शुरुआत जयललिता जी की टेन्योर से हुई थी, मुझे ध्यान में है उस समय जब वादे किए गए थे। हाँ, वो खाने वाने पर फ्री कर देते थे, 2 रुपए किलो चावल देना चालू करते थे, ये सब बातें हम लोग सुनते थे। लेकिन अब तो यहाँ पर ये घर कर गया है और हर पार्टी में इसको अब करना पड़ रहा है कि जो नहीं करेगा। लेकिन आलोक वत्स जी, उसे वापस ले पाना अब बहुत ही मुश्किल है। नो, यू कैनॉट गो बैक। इसमें वापस जाने में अभी तो कम से कम कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई पार्टी इतनी हिम्मत कर ले, इतनी हिमाकत कर ले कि वो कहे कि ये सब जितने फ्री वीज है मैं सारा स्टॉप कर रहा हूं। नहीं। प्रदीप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रदीप जी। सर, ये क्षमा चाहूंगा, मेरा और भी कहीं एंगेजमेंट है, तो मुझे 10:30 तक बताया था सर। ये हम लोग लंबा चलेंगे या आप मुझे इजाजत देंगे अन्य कामों के लिए? मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है प्रदीप जी, आप अपनी आखिरी बात कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, अभी भाई साहब वत्स जी उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सुरक्षा एक सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और हमने वो समय देखा था 97-98 के बीच में क्या स्थिति थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले का भी हमने देखा है और अभी की देख रहे हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे समाज का आधार हमारी माताएं बहनें होती हैं, जो घर को बनाती हैं, घर को आगे बढ़ाती हैं और घर की प्रगति पे उनका योगदान है। अगर वो माताएं बहनें ही नहीं पढ़ने चली जा रही हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, या उनका विकास उस प्रकार से नहीं हो रहा, तो आप कौन से समाज की परिकल्पना कर सकते हैं? और यहाँ पे कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल रहे हैं जो गलतियों को माफ करने के फेवर में थे। लड़कों से गलतियां हो जाती, तो उसके बाद जो स्थिति आई है, और आप ये बताइए कि आप आदरणीय योगी महाराज जी की जो कुछ प्लान ऑफ एक्शन है या जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, वो बहुत हमारी पार्टी के सभी नेताओं का अलग अलग है। इम्प्लीमेंटेशन होना एक महत्वपूर्ण बात है। एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए बताता हूं कि यूपीए के शासनकाल में चिदम्बरम जी को भरोसा ही नहीं होता था कि हम यूपीआई जैसी सुविधाएं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
ये ऑन रिकॉर्ड है, उसकी कटिंग्स बहुत सारी चलती है कि उनके बस की, उनकी सोच ही नहीं उतनी दूर तक जाती थी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये क्षमता है कि जो वो बात बोले उसको इम्प्लीमेंट कराए, और इम्प्लीमेंट कराए। शुरू में निश्चित तौर पे परेशानी होती है, हालांकि किसी और दिन चर्चा करेंगे कि नोटबंदी के फायदे क्या हुए, और मैं ऑन रिकॉर्ड जब चीजें रखूंगा तो आपको एहसास होगा कि नहीं ठीक है, परेशानी हुई, हमारी उस समय की परेशानी थी, लेकिन मैं इशारा भर कर रहा हूं कि हमारे देश के दुश्मनों का बड़ा लॉस हुआ और आज वो उठने के काबिल नहीं। लेकिन दूसरी बात, जी, समाजवादी पार्टी तो सीधा सरकार पर ही आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग पर कि प्रशासन और ईवीएम ने साथ नहीं दिया। अरे समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, उत्तर प्रदेश में उनका अस्तित्व है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और वो मुंह जिप करके तो रह नहीं सकते ना। आप बताइए क्या लॉजिकल लगता है कि वो मुंह पे ताला ऐसे वो जिप करके शुरुआत से रहेंगे? ही ऐसा मिल्कीपुर में संभव है? प्रशासन पर सवाल नहीं, उठाते रहे। आज भी मेरे साथ दोपहर में एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो ये कह रहे थे कि हम लगातार अपनी बातों को रखते रहे। वो बातों को रखते रहे तो क्या संविधान ने न्यायालय का रास्ता उनके लिए बंद कर रखा है क्या? क्योंकि मैंने उन्होंने भी यही लड़कों की सवाल गलती किया को, उनसे, फिर उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने कहा अभी भी तो जनता के बीच में ही गए थे ना। नहीं तो उनके जनता का डिस्टिंक्शन कैसा है? क्या वो अपीजमेंट वाली जनता के बीच में जाते हैं जिनको वो सोचते हैं कि हमने इनको अपीज कर दिया तो वही हमारी जनता है? तो हो सकता है ये उनकी भूल हो कि आप जो है एक अपने ही वोट के आधार को, जो कि संवैधानिक तौर पर जी ठीक भी है कि आप जनता की सभी जी।